नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन पोर्टल बजरंग स्टडीज में। और हम जो 10th क्लास का चैप्टर नंबर 10 जो 4 नंबर का है उसको पढ़ रहे थे। उसमें हमने विद्युत मोटर और प्रत्यावर्ती धारा जंत्र के बारे में कुछ स्थितियाँ प्राप्त की थी, उसको समझा था एक टेक्निकल तरीके से, रखने के तरीके से नहीं, बहुत अच्छी तरीके से हमने आपको पढ़ाया हुआ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आसानी से जो वीडियो हैं वो देख सकते हैं। अब आगे जो अपन चलते हैं उसमें कुछ न्यूमेरिकल टाइप में चीज़ें हैं, तो वो मैं समझाने का प्रयास करूँगा। पहले अपन छोटा सा इसका टॉपिक जो इसकी शुरुआत में है उसको पढ़ेंगे, जैसे ओम का नियम क्या है, ओम्स लॉ। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ, ओम का नियम पढ़ेंगे। अब ओम के नियम में क्या है, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उस लाइन का पूरा विस्तार करूंगा मैं, है ना, ये ध्यान रखना। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र आदि स्थिर रहें तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये ओम का कथन है भैया। इसका एनिमेटेड कॉम बंद कर देंगे। ये किसका कथन है? ओम का कथन है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र आदि स्थिर रहें तो इस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के क्या होगा? समानुपाती होगा। बात समझ आ गई? देखो जरा, अब एक शब्द को समझेंगे अपन, है, तुक्का नहीं मारेंगे। यदि किसी चालक तार, अब आपके सामने दिक्कत सबसे बड़ी है, चालक तार क्या है? चालक तार को समझेंगे। ये एक ऐसा वायर होता है, जिसमें जो करंट का फ्लो है बड़ी आसानी से बह जाता है। यानी कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो आसानी से इसमें हो सकता है। अब चालक तार में साहब क्या है, सभी धातुएं चालक होती हैं लगभग, और गीली लकड़ी है जी, और मानव शरीर, ठीक है, दुनिया भर के ये तो लगभग सभी धातुएं और गीली लकड़ी, मानव शरीर आदि, ये क्या है? चालक हैं आपके। तांबा है, सोना है, ये वगैरह, चांदी है। अब आता है साहब, सबसे अच्छा चालक कौन सा है? सबसे अच्छा चालक है दुनिया में चांदी। क्या है? चांदी। ठीक, सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। इसके बाद तांबा, ठीक, इसके बाद आपका सोना, इसके बाद एल्यूमिनियम,
देखो सबसे अच्छा चालक, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। ठीक। चांदी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता था? सबसे अच्छा चालक है भाई, महंगी है, सीधी बात है। और यदि बिना इंसुलेशन के यानी कि नंगे वायरों को यदि आप खंभों पे लगा दोगे तो पता चलेगा कि सुबह निकलते ही जो तार हैं वो गायब हैं, रात में उतार ले जाएंगे लोग उसको, समझ रहे हो? चोरी का भय है। एक बात, तांबे का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? ये भी, ये तो सबसे ज्यादा महंगा है, लेकिन ये भी महंगा है, समझ लो। लोग इसको उतार कर देख देंगे। सोना तो बताइए सबसे महंगा है। तो एल्युमिनियम का उपयोग जो है आपके जो धातु है ना उनमें किया जाता है, आपके जो चालक पदार्थ हैं उनमें किया जाता है, करंट को फ्लो करने के लिए। ठीक है, किसको करने के लिए? करंट को फ्लो करने के लिए। करंट को फ्लो करने के लिए क्या किया जाता है? एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। ये तो एक चालकों की बात। ठीक। और यदि चालकों के बारे में आप विस्तार से पढ़ना चाहो तो आप जब 12th क्लास में आ जाओगे, 11th क्लास में आ जाओगे तो आपको होल्स पढ़ाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, धारा धन से ऋण की ओर क्यों जाती है, ऋण से धन की ओर क्यों नहीं जाती। ठीक है, तो ये समझने का प्रयास करेंगे हम। ये तो होगा चालक। चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, भौतिक का मतलब क्या है? जो दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। भौतिक मतलब मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, मेरी आंखें दिखाई दे रही हैं, बाल दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है, ये कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। आपके घर में कोई भी वस्तु जो दिखाई दे रही है, आपको आसमान में जो चीज दिखाई दे रही है वो भौतिक है, जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो विचार कार्य की भौतिक अवस्थाएं, ताप जानते हो, दाब भी जानते हो, लंबाई भी जानते हो। ठीक है, यानी कि चालक कार्य देखो जरा ये। ठीक, इसका ताप, दाब और ये लंबाई एल मान लिया आपने। ठीक, लंबाई। अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, देखो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का हिंदी अर्थ होता है मोटाई। भाई देखो ये आपके पास चालक कार है कोई, ये वाला। ठीक है, अब देखो इसकी यहां से और यहां तक की जो मोटाई है ये वाली, ये वाली। ठीक है, यहां से और यहां तक की जो मोटाई है ये वाली, ये क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। ये मेरे 2 उंगली हैं, ये तो होगी इसकी लंबाई, ये वाला पार्ट, और ये वाला जो भाग है ये मोटाई, ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्र। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी अर्थ क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्र का मोटाई, कितना मोटा है वायर वो। आदि स्थिर रहे, यानी कि एक समान कर दिया जाए इनको, ताप भी एक समान हो, दाब भी एक समान हो और मोटाई भी एक समान हो। ठीक है, एक समान हो तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये रहा ए बी तार है, इसके सिरे ये रही, ये वाला और ये वाला, ए सिरा बी सिरा, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा, भाई आई धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित धारा, उसमें उत्पन्न विभवांतर ऐसे लिखा है, यदि आदि स्थिर रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कितना होगा? v, यहाँ भी। ठीक, यहाँ कुछ ज्यादा होगा या कम होगा, सीधी बात, इधर से धारा करिए तो v समानुपाती क्या आ गया? I। ये यह बात कर रहा है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल आदि स्थिर रहें तब उसमें उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है, यही ओम का नियम है, अर्थात V समानुपाती I। उत्पन्न विभवांतर किसके समानुपाती है? धारा के। अगर आप 12th क्लास में होते थे, भाषा का कोई मतलब नहीं था, आप इसको लिख देते, थोड़ा लिख देते, इसमें V क्या है? सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, I क्या है? ए बी चालक तार में प्रवाहित धारा, बस फालतू खंड की नेतागिरी खत्म। हमारे पास कोई मतलब नहीं था उसका, लेकिन 10th क्लास में भी आपको भाषा याद करनी पड़ेगी, ये निश्चित है। तो V समानुपाती क्या है? I। अब ओम ने क्या किया, देखो इसको हटाया जरा, V समानुपाती I आपका। ठीक,
इस समानुपाती चिन्ह को हटाया तो आर आ गया, आर आई आ गया। अब आर क्या है? इस चालक तार का रेजिस्टेंस है। ये पोटेंशियल है, ये करंट है, और ये क्या है भैया? तो पोटेंशियल, ये करंट, ये क्या है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, चालक तार का प्रतिरोध। ये बात समझ आई? चालक तार का क्या है? प्रतिरोध है। बात समझ आ रही है क्या? चालक तार का क्या है? प्रतिरोध है आर। ठीक। इसका मात्रक जो है बताया ओम ने, इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम। ऐसे बना सकते हैं आप इसको, ऐसे, इस प्रकार से। यदि ऐसे नहीं बनता है आपसे तो ऐसे बना दीजिएगा, हो गया। ओम, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे बना ना, ये बात समझ में आ गई होगी आपको, हिंदी जो मैंने आपको बताई। ठीक। अब अपन क्या करेंगे? थोड़ा विस्तार से इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, देखो हमारे पास था V समानुपाती I, तो V बराबर आर आई। ठीक, बात समझ आई? अब देखो आपके पास है, या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, V बराबर, सही बोलने के लिए, आई आर। जल्दी बोलता है ना, कैसे लिख सकता हूं इसको जल्दी बोलने के लिए? अब आप क्या एक ऐसा गोल घेरा बना लेंगे इसमें, इसको बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। क्या बोलते हैं? ये ब्रह्मास्त्र, बहुत काम आएगा ये जिंदगी में आपको। ऊपर सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ था? विभवांतर, तो ऊपर लिख देंगे उसको, इसको लिख देंगे आई, यहां लिख देंगे आर। आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ आर देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, नीचे वाला मत रखना, बस ये ध्यान रखना ऊपर वाई आएगा। ठीक, वी आएगा। तो वी बराबर क्या है? आई आर। बिल्कुल, एक तो फॉर्मूला ये है, समीकरण नंबर 1। दूसरा देखो 2 नंबर वाला, आई ये बराबर क्या होगा? वी बटे आर। तीसरा देखो, आर बराबर क्या होगा? वी बटे आई। कहने का मतलब क्या है? यदि जो ऊपर है वो टॉप पर है, जो टॉप पर ही रहेगा वो, जैसे जो इंटेलिजेंट है वो इंटेलिजेंट रहेगा। ठीक, स्थिति चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब बिल्कुल बिगड़ जाए उसकी बात अलग है, लेकिन जो टॉप पर है वो थोड़ा ऊपर तो आपसे रहेगा ही। तो ये आपको याद रखना। यदि ये भी आपको याद नहीं रहता, भैया आप ऐसे याद करते, देखो देखो जरा, ये तो मैंने सरल तरीके बताया आपको याद करने के इसको, कि वी बराबर आई आर आपके पास है। यदि आपसे आई बराबर पूछता है, आर बराबर पूछता है, तो आप इतना तो कर दोगे, उसके बाद लिख दोगे आर क्या है? रेजिस्टेंस है। इसका मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध होता है। इसका मात्रा ओम होता है। और आई इक्वल क्या? वी अपॉन, इससे भी कर सकते हो वैसे। ये तो मैंने आपको एक टेक्निकल चीज, यदि रखने वाला आपका काम हो तो वो भी देख लो जरा। यहां से कर रहा हूं, देखो वी बराबर क्या है? आई आर। हमें क्या चाहिए? किसका मान चाहिए? आई का। तो देखो जरा, मान लो आई का मान चाहिए, तो वी तो है हमारे पास। ये गुणा की राशि इधर आएंगे, इधर लाएंगे, किधर आएगी? बटे में, तो बटे में आ गया। ठीक है, बराबर क्या है? आई। बताओ, बिल्कुल सही बात है। आई बराबर क्या? वी बटे आर, गिरा। एक नंबर। दूसरा नंबर देखो, हमें चाहिए आर का मान, तो आर का मान क्या? वी का ऊपर से आई ले आएंगे इधर। ठीक, आर बराबर क्या? ये देखो, आर बराबर क्या? वी बटे आई। आर बराबर क्या? वी बटे आई। बात वही है, यानी ये सबसे सरल पड़ता है, इसको याद रखना थोड़ा, और बोर्ड में बना के आ जाना इसको, ये सही रहता है। बात समझ आ गई? अब देखो क्या है, अब अपन बात करेंगे किसकी? 2-3 चीजें हैं उनके बारे में। इन 3 चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन इसकी, आर की। आर क्या है? रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध, अब प्रतिरोध किसको कहते हैं भाई? ये बड़ी समस्या है, उस समस्या को खत्म कर रहे हैं। देखो जरा, प्रतिरोध किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर, रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेजिस्टेंस कहते हैं इंग्लिश में इसको। प्रतिरोध, धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा प्रवाह यानी विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है, यानी कि धारा प्रवाह के मार्ग में, धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है, जो बाधा उत्पन्न होती है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। धारा प्रवाह के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होगी उसे क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। ये बात समझ आ गई? इसका मात्रक होता है ओम। क्या मात्रक होता है? ऐसे लिख देता हूं, मात्रक। मात्रक
ओम ऐसे लिख देना हिंदी में, और ये इसका चित्र है, वो है संकेतक, संकेत ओम का। अब साहब ये बात समझ में नहीं आई साहब, ये धारा प्रवाह के मार्ग बाद उसका मतलब कोई बात बैठी नहीं, तो क्या वाली बात है, इसको समझो जरा। देखो ए बी अपने पास तार था, वायर था, वायर इंग्लिश में कहते हैं WIRE, वायर, ठीक है, वायर ए बी तार था। यहां से आपने आई धारा इसमें प्रोवाइड की थी, इसके सिरों पर भी विभवांतर उत्पन्न हो रहा था, ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब यहाँ अधिकतम, जब यहाँ से शुरुआत आपने की है ए बिंदु से, तो बी बिंदु तक जाते जाते विभवांतर क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। भाई 11,000 वोल्ट की लाइन विद्युत विभाग से आपके घर छोड़ी जा रही है, ठीक है, आपके घर तक छोड़ी जा रही है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या करता है, उसे 220 से 230 वोल्ट में परिवर्तित कर देता है। बाकी लाइट कहाँ गई, बाकी लाइट कहाँ गई, ये क्या है, हुआ प्रतिरोध, प्रतिरोध के रूप में। कैसे कि जब यहां से आप धारा प्रवाहित की, ये तार गर्म होगा, डेफिनेटली गर्म होगा, तार गर्म होगा, क्या होगा, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विद्युत की हानि होगी ना। जूल के तापन नियम साथ S इक्वल टू I²RT, S इक्वल टू I²RT, जूल का तापन नियम इसी लेसन में है, बढ़ाएंगे इसको, ठीक। इस पर न्यूमेरिकल हर साल आता है, अब की बार भी आया था। तो ये जो गर्म होगा तार, गर्म होकर ऊष्मा ऊर्जा के रूप में विद्युत की क्या होगी, हानि होगी, ऊपर जाती रहेगी। गर्म होते हैं ना, पानी गर्म करते हैं ना, पानी उड़ता है भाप से ऊपर, भाप के रूप में, ऐसी विद्युत उड़ती है। अब इसे रोकने के लिए क्या किया जाए सर, रोकने के लिए आप बताएं, आपके घर के आसपास जो खंभा होगा उस पर एक इंसुलेटेड केबल होगी, इंसुलेशन कवर, इंसुलेशन क्या कहते हैं, कवर कहते हैं। तो इंसुलेटेड केबल लगाए जा रहे हैं आजकल खंभों पर, इस हानि को कम करने के लिए, किसको, प्रतिरोध को कम करने के लिए। बात समझ में, पर आप बताइए ये भाई बिल्कुल कम तो होगा नहीं, जब इसमें लगातार धारा बहेगी तो गर्म भी होगा, ये भी गर्म होगा, फिर इसके ऊपर से उसमें ऊर्जा के रूप में हानि होगी। इसको और रोकने के लिए बड़े बड़े शहरों में हाल फिलहाल में जो केबल हैं, मोटे जो केबल होते हैं, उनकी मोटाई यानी तो उसका क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो वो केबल अंडरग्राउंड दिए जा रहे हैं, ठीक है, जिससे ताप का प्रभाव जो है उस पर कम पड़े, समझे ना बात को, उसको रोकने के लिए, और प्रतिरोध की हानि भी क्या हो, कम हो। अब बात आप एक क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो, ये बात समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है मुझे, और अच्छी बात है आपकी यदि ये आ गई है, तो मैंने विस्तार से इसको बताया है। इसे पढ़ना जरूरी भी होता है, ठीक है, ऐसे पढ़ना चाहिए। बाकी तो जो मैंने भाषा लिखी थी वो टोटल आपके जो लेसन है इसमें लिखी हुई है, एज इट भाषा है, सभी लोग ऐसे लिखाते हैं, लेकिन विस्तार से पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। देखो जरा, अब एक साथ आप ये बता दीजिए, ये एक 10 सेंटीमीटर लंबा तार है, ठीक है, ए बी तार, इसमें मैं 230 वोल्ट धारा, इसमें 230 एम्पियर विद्युत धारा इसमें प्रवाहित कर रहा हूं। तो यहाँ मुझे सिर्फ 50 वोल्ट प्राप्त हो रहे हैं, 50 एम्पियर प्राप्त हो रहे हैं। क्या प्राप्त होते हैं, एम्पियर प्राप्त हो रहे हैं, ठीक, एम्पियर, 50 एम्पियर प्राप्त हो रहे। सब धारा इतनी कहाँ गई ये, तो उसमें ऊर्जा के रूप में क्या नहीं होती है, मैंने बताया किस प्रकार होती है, ठीक। यदि आप क्या करो भाई, आपकी बस की है ये तार, यहाँ से ए घर से भी घर तक ही जा सकता है, इसके आगे घर ही नहीं, कोई कॉलोनी नहीं है, ठीक। तो क्या करेंगे, इस तार की विद्युत ऊर्जा के रूप में ऊष्मा ऊर्जा की हानि कम करने के लिए, हानि कम करने के लिए इस तार की मोटाई बढ़ा दीजिए। मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान, कई बार पूछा गया है, मोटाई बढ़ाने से प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। कैसे, देखो जरा भाई, सीधी बात है, जब ये वायर ऐसा था पतला, तो सीधी बात है जल्दी गर्म होगा, जब लगातार इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रवाहित होते रहेंगे तो जल्दी गर्म होगा, ठीक। और जब मोटा वायर होगा तो प्रतिरोध इसका क्या होगा, यानी कि जल्दी गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो प्रतिरोध इसकी अपेक्षा क्या होगा, इसका कम होगा, सीधी बात, समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, लंबाई बढ़ाकर, लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है, बिल्कुल सही बात है, जितना लंबा तार होगा उतनी अधिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और मोटाई अधिक करने से प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। ये बात क्लियर आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी। अच्छा साहब, आगे चलते हैं जरा, आर की बात थी, तो
ठीक। अब अपन बात करते हैं धारा की, आई की। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर क्या कहते हैं? विद्युत धारा। अब साहब आवेश और धारा में क्या संबंध है? प्रवाह में बाहर बहना, दर मतलब किस तरीके से बह रही है, किस प्रकार से बह रही है, कितने एम्पियर की आ रही है। और मात्रक देख लीजिए एक बार इसका, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, एम्पियर। बात हुई है। आवेश और धारा में क्या संबंध है? देखो Q इक्वल टू होता है I2। ठीक, Q इक्वल क्या होता है? I2। आपके 10th क्लास में ये जो Q है ये क्या है? कैपिटल है। तो Q बराबर क्या आया? I2। इसको ध्यान रखना, स्मॉल q नहीं रखेंगे। फिर 11th क्लास में जैसे ही आप आओगे ये जो आवेश है स्मॉल q बन जाएगा हमेशा के लिए, जब तक आप पढ़ोगे। इट मीन्स जब तक जिंदा रहोगे, ऐसे मैं कह सकता हूँ। तो जब तक आप पढ़ोगे, जिंदा रहोगे, तब तक आप आवेश को क्यू कहोगे। लेकिन अभी 10th क्लास में आपको क्या समझना है? आवेश को कैपिटल क्यू समझना है। ये बोर्ड का ऐसा नियम है, मतलब बोर्ड ने ऐसा लिख रखा है। आपकी जो बुक है उसमें कैपिटल क्यू ही है, तो बुक के अनुसार ही कॉपी आपकी चेक होती है। तो क्यू बराबर क्या है? आई टी है। इसका मतलब क्या हुआ? आवेश किसे कहेंगे भैया? धारा एकांक समय में प्रवाहित विद्युत धारा को क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। एकांक समय में प्रवाहित विद्युत धारा को क्या कहेंगे? आवेश कहेंगे। समझ नहीं आई साहब बात? देखो समझ नहीं आई, समझाते हैं जरा। ये समझ आ गया ना विद्युत धारा किसे कहते हैं? हम समझ रहे हैं आवेश को। आवेश क्या है देखो जरा। हमारे पास है Q इज इक्वल टू IT। मैंने आपको बोला था यदि, एवं, तथा और सब, 3-4 ये शब्द हैं, इनको याद कर लीजिए। परिभाषा बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ भाषा लिख देनी। मैंने बोला यदि 1 नंबर की परिभाषा आती है तो आधा नंबर इसका हो गया और आधा नंबर किसका हो गया? आपकी भाषा का हो गया। जो मैं करूंगा उसका आधा नंबर। करना कुछ नहीं उसमें अपने ओर से, बस एक मानना है सारी चीजों को, समझ रहे हो? और बस जो भाषा है वो आधे नंबर की। यदि आप 12th क्लास का एग्जाम दे रहे होते तो भाषा का कोई मतलब नहीं रहता है, समझ रहे? यहाँ भाषा आपको याद करनी है। यदि, देखो वही शब्द यूज करूंगा मैं। यदि I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I इक्वल टू क्या है? 1 एम्पियर, तथा T इज इक्वल टू 1 सेकेंड। T इक्वल टू क्या है? 1 सेकेंड। तब ये रख दो ये मान यहाँ। Q इज इक्वल टू 1 इंटू 1 कूलाम। अब इसका मतलब क्या होता है? कूलाम। ये लो भैया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ? इकाई समय में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं? आवेश। कहने का मतलब क्या है? एक समय में किसी तार में से जितनी धारा प्रवाहित हुई उसे क्या कहेंगे अपन? आवेश कहेंगे। एक कूलाम की परिभाषा भी आप निकाल सकते हो। यहाँ देख लो जरा, मैं निकाल के बता रहा हूँ। यदि किसी चालक, भाई चालक तार तो होगा, सीधी बात है, करंट फ्लो हो रहा है तो चालक तार तो है, ये तो बात सही है। आपको चालक तार तो लिखना ही है, लिखना ही लिखना है, ठीक है। यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उस चालक तार का आवेश 1 कूलाम कहलाता है। तो उस चालक तार का आवेश क्या कहलाता है? 1 कूलाम कहलाता है। बस सीधी बात, दोनों परिभाषाएं याद हो गई, कुछ दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर है? यहाँ तक आवेश समझ में आया, विद्युत धारा समझ में आई। विद्युत धारा आवेश प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। ऐसे भी याद नहीं रहे तो धारा और समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। कि जब राइट लिख तो दिक्कत खत्म। समझ आई यहाँ तक? हम देखो आर समझ लिया, ओम कन्या समझ लिया, आई समझ लिया। अब अपन चलते किस पर? वी पर। तीन ही चीज थी हमारे पास, आई, वी और आर, ठीक है। अब अपन कहाँ चलते हैं? वी पर चलते हैं। देखो वी पे क्या आ रही है? वी, वी मतलब विभवांतर। वी का मतलब क्या है? विभवांतर।
जैसा कि इसके नाम से परिचित हो आप, विभव का अंतर। क्या है? विभव का अंतर। विभव का अंतर है, ठीक। इसका मात्रक देख लेते हैं एक बार। देखो 11th क्लास में मात्रक निकालने सिखाए जाते हैं फिजिक्स में। अब यहाँ 10th क्लास है तो आपको 2 4 6 मात्रक हैं, आपको डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। डायरेक्ट याद रख लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, इतने मात्रक है नहीं, वो याद रख लीजिए। वरना आप 11th क्लास में जब आओगे तो आपको मात्रक निकालना सिखाया जाएगा कि एक वोल्ट कहाँ से आया, क्या है। इसका मात्रक होता है वोल्ट। क्या मात्रक होता है? वोल्ट। ये आप समझना है विभवांतर। विभव का अंतर, दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। देखो जरा कैसे विभव का अंतर, भाई समझेंगे इसको जरा। ये आपके पास ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, ठीक। क्लियर यहां तक? अब आपने क्या किया, इसमें आई धारा प्रवाहित कर दी और इसके सिरों पर क्या विभवांतर उत्पन्न हुआ? पी विभवांतर, ठीक। यहां से और यहां तक, या यहां से और यहां तक का जो अंतर है, ये वाला अंतर, यानी मान लो एक्स दूरी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो अंतर है इन दोनों के बीच की एक्स जो दूरी है वो क्या है? विभवांतर। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विभवांतर कहलाती है। दूसरी परिभाषा एक और है भाई 10th क्लास में, उसको सीख लो। क्यों? क्योंकि वो बतानी जरूरी है। जैसे वो नहीं बताई तो लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी स्थिति क्या कहेगी वो उससे फर्क पड़ता है। उस चीज से मुझसे फर्क पड़ता है, लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। अब जरूर ये है कि आप क्या कर रहे हैं, जरूर ये रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, है ना। जरूर ये नहीं दुनिया क्या कह रही है। आप सोचिए हम क्या कर रहे हैं, बस हमें करना है, दुनिया को सोचने दो जो को सोचना है। तो अब हम समझ रहे हैं कि भाई एक दूसरी परिभाषा आपके यहाँ मैंने बोला कि दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक। एक और परिभाषा इसकी दूसरी देखो, बिंदु बी को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? ये कोई यहाँ तक कार है, ये कोई बिंदु मान लिया, कुल लंबाई यहाँ तक एक्स मान लो उसको। नहीं रहने दो, फिर तुम ये कहोगे साहब फिजिक्स पढ़ाने लग गए आपको, है ना। फिजिक्स नहीं पढ़ाएंगे चलो, तो इसको मिटा देता हूँ चलो मैं विभवांतर को। तो बिंदु बी को बिंदु ए तक लाने में, बिंदु बी को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। बिंदु बी को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य कैसे भैया? देखो आपका मुख्य कार्य क्या है? बिंदु बी को कहां तक ला रहे हैं? ए तक ला रहे हैं। तो बड़ा कौन सा है? ए। बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। देखो साहब क्यों आया, इसको यहां तक ला रहे हैं तो कार्य तो कर रहे हैं, सीधी बात। कौन सा कार्य कर रहे हैं? डब्ल्यू। और किसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं? आपके पास क्या है यहाँ? आवेश। भाई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या है? आवेश है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या है? इसमें धारा लगी हुआ। तो हमारे पास क्या है? क्यू, ठीक। तो बी ए माइनस बी बी, तो इसका तो होगा नहीं। बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू क्या है? डब्ल्यू ए बी। किसके बीच कार्य है? ए से बी के बीच, और क्यू आ गया आपके पास ये। अब देखो दूसरा मात्रक इसका, कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यानी विभवांतर का दूसरा मात्रक और है। यदि मैं इसको v मान लूं टोटल, तो v बराबर क्या हुआ? कार्य का मात्रक जूल और कूलाम, कूलम कहते हैं। तो ये भी विभवांतर का एक मात्रक है, जूल अपॉन कूलाम। समझे बात को? तो ये आपको इतना विषय नहीं है, ये विस्तार था इसलिए मैंने थोड़ा समझा दिया आपको। आपको सिर्फ ये याद रखना है दो बिंदुओं में विभवांतर है। बिंदु ये है, इस बिंदु को बिंदु बी को बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि डब्ल्यू है तो वी ए माइनस वी बी इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। आपके यहाँ इतना ही होगा मेरे ख्याल, ठीक है। और ये मैंने आगे और बता दिया, इसका मात्रक ये हो सकता है। तो हमने इस प्रकार क्या है, तीनों चीजों की बातें कर ली। विभवांतर की बात कर ली, आपके धारा की बात कर ली, प्रतिरोध की बात कर ली, है ना। तो इस प्रकार हमने उनका नियम क्या किया, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। अब एक ग्राफ जो है 2019 में आया था आपके लिए, उसको जरा मैं बता रहा हूँ। देखो
आपके पास क्या है, ये मान लीजिए आपने ये आर है, वी मान लेते हैं इसका ना, ये आइए देखो, धारा है आपकी ये, धारा प्रवाह चालू करोगे, देखो जरा ओम का नियम में क्या है, V बराबर आई आर, यानी कि मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ V समानुपाती I, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या, धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा। ठीक, आपने धारा का मान बढ़ाया, मान लो यहाँ कर दिया आपने 5 ओम कर दिया ये, यहाँ लिख देता हूँ मैं आई को, ढंग समझना इसको, यहाँ कर दिया मैंने 10 ओम, 20 ओम, ठीक आई। अब उसी अनुपात में क्या होगा, ये हो गया 5 वोल्ट, 10 वोल्ट है ना, और 20 वोल्ट। तो ये इसके सामने यहाँ क्या आएगा, बीच में ये, यहाँ ये और यहाँ ये, तो ये इस प्रकार से लाइन मान लो, ये सीधी लाइन आ जाएगी पास। तो थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ये वाला हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं 20 10, और ये कुछ ज्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से, ये हो गया आपका 20 ओम। ये कितना हो गया, 10 ओम, और ये हो गया 20 ओम। ठीक, ये बिंदु और ये बिंदु, यानी कि कहने का मतलब क्या है, V समानुपाती I लिख देंगे यहाँ। धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, ये V और I के मध्य ग्राफ है उनके नियम, ये बात के लिए। देखो जरा, अब अपन खींच रहे हैं R व I के मध्य, पूरा खींच दूंगा, देखो जरा, देखो यहां आपने ले लिया I और यहाँ ले लिया R, आप मर्जी कहीं भी ले सकते हो, रखना हो इसको। और आपने यहां से देखा कि हमारे पास जो ब्रह्मास्त्र था वो इस प्रकार था, I बराबर क्या होगा, देखो I बराबर क्या है, I V बटे R। ठीक, धारा का मान बढ़ रहा है, बढ़ा दिया आपने धारा का मान, मान लो यहां आपने मान लिया 10 एम्पियर, कितना मान लिया, 10 एम्पियर। ठीक, धारा का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, जरूरी नहीं है इसके समांतर बढ़े, इससे कम बढ़ेगा। ठीक, उसे ऐसे ग्राफ के मध्य अपन प्रदर्शित नहीं कर सकते। ठीक, कम बढ़ा, उसके बाद आपने ये ले लिया 20 एम्पियर, अब मान लो ये जो प्रतिरोध वो आया 5 ओम, समझो, तो उसकी सिमेट्री प्राप्त नहीं की जा सकती। ये बात क्लियर, बात समझ आ गई। तो ये क्या है, इस प्रकार से आपको क्या समझना है, इसको ग्राफ को समझना है। I और V के मध्य जो ग्राफ था वो एक सरल रेखा है, बाकी तो जो है वक्राकार प्राप्त हो सकती है। अधिकतम प्राप्त होने के बाद इस प्रकार से देखो, I और R के साथ अधिकतम धारा होने के बाद फिर वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, और इस प्रकार, ठीक है, वक्राकार प्राप्त होता है वक्र के रूप में। यानी अधिकतम धारा की आपने, धीरे धीरे प्रतिरोध का मान क्या हुआ, धारा का मान कम होता गया, प्रतिरोध का मान बढ़ता गया, धारा का मान कम होता गया, प्रतिरोध का मान बढ़ता गया। ये धारा है आपकी, ये क्या है, आई। निश्चित तो नहीं है ना, कितना कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, यानी इधर धारा बढ़ रही है, इधर प्रतिरोध कम हो रहा है, समझे बात, इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये बात आपके अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला जो वीडियो आएगा उसमें आगे का कुछ न्यूमेरिकल टाइप जो है बताएंगे R, I और V के बीच में, और यह भी समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिए, और आपकी जो कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसका हल करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।